अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोगों ने खुशी का इजहार किया, खैर खैरियत का आपको मालूम नहीं था। ये जो अभी आपने लास्ट ऑफ कैमरा स्टोरी सुनी तो उसके बाद आप लोगों ने जो एक फीडबैक में मुझे लिखा कि हम लोग बहुत खुश हुए कि आप खैरियत से हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, ये एक इतना बड़ा एहसास होता है जो इतना दिल बड़ा कर देता है कि अपने आप को इंसान खुशकिस्मत समझने लगता है कि आप जैसे प्यार करने वाली फैमिली है मेरे पास, जो इतनी दुआएं करती है, जो इतनी मेरे लिए परेशान रहती है, जो इतनी ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। तभी मैं कहता होता हूँ लव यू सो मच। क्योंकि आज जिनकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उन्होंने भी मेरी फ़ोन पे बात हुई है। उनका नाम है अमनदीप सिंह, और ये जो अमनदीप सिंह भाई हैं इनका ताल्लुक़ इंडिया दिल्ली से है। इन्होंने सबसे पहली बात मुझे जो कही वो ये कही कि मदर भाई जब आप कहते हैं कि लव यू सो मच तो ये बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं कहता भी हूँ, कहता भी रहूँगा क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है। सो जी, वक्त ज़ाय किए बगैर आज की मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये इंडिया की 2 से ढाई साल पुरानी एक सच्ची कहानी है। वाक़यात पुराने भी मैं आपको सुनाता हूँ और नए भी प्रोग्राम में मैं शामिल करता हूँ कि ये जो लम्हे आप हेडफोन लगा के या वैसे जब ये स्टोरी सुन रहे होते हैं तो आप इतनी टाइम के लिए इसका खो जाएं, उस जगह पे पहुँच जाएं, आपको लगे कि आप स्टोरी का हिस्सा हैं और आप स्टोरी में मौजूद हैं। तो आज भी कोशिश करूँगा स्टोरी आपको अच्छी लगे। इन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है। 2 भाई हैं, एक का नाम है बड़ा भाई, जो उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत पहले से रोही के टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपको लाइक करता हूँ मदर सर। और उनका छोटा भाई जो उन्होंने कुछ टाइम हुआ है MMTV के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, जसप्रीत सिंह उनका नाम है, और बड़े भाई का नाम है अमनदीप सिंह। इंडिया दिल्ली से इनका ताल्लुक है। ये दोनों भाई और इनके कुछ दोस्त, बहुत पुरानी इनकी एक स्टाइल बन गया था कि हफ्ते की रात को 3 से 4 मोटरसाइकिलों पे 2 बंदे बैठ के, एक आगे चलाने वाला और पीछे एक दोस्त बैठा होता। तो ये दोस्तों का एक टोला रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान अपने घर से रवाना होता और घर से 19 किलोमीटर दूर चांदनी चौक पे गुरुद्वारा था जहां ये इबादत के लिए पहुंचते, और उस गुरुद्वारे का नाम था सीसगंज गुरुद्वारा। ये है चांदनी चौक में, आज भी मौजूद है। इंडिया में बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। तो उनकी एक ज़िंदगी की रूटीन थी कि ये सारे भाई अपनी अपनी मोटरसाइकिल निकालते और स्पेशली रात के टाइम में सड़कें वीरान होती, ये सारे दोस्त घरों के बाहर इकट्ठे होते और अपनी अपनी बाइक्स पे बैठते। पीछे एक दोस्त बैठता, किक लगाई जाती, बाइक स्टार्ट की जाती, आवाज़ आती चलें, और दोस्त एक नारा लगाते चलें। ये भी खूबसूरत ज़िंदगी के दिन होते हैं जो स्पेशली उस वक्त गुजारे जाते हैं जब आप जवान होते हैं, शादीशुदा नहीं होते, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मन मौजी होते हैं, जो भी दिल में आता है कर गुजरते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही था। हर हफ्ते की रात को 2:30 बजे ये बाइक पे बैठ के रवाना होते और 19 किलोमीटर का फासला तय करके सीसगंज गुरुद्वारे पहुंच जाते। एक रात इसी तरह सारे दोस्त इकट्ठे हुए, तैयार हुए, मजहबी रसूमात जो गुरुद्वारे में जाके अदा करनी होती थी उसके लिए जो भी तैयारी थी वो तैयारी की, और बाहर निकल के अपने अपनी बाइक्स पे बैठ गए। 4 बाइक्स स्टार्ट हो चुकी थी, 4 दोस्त आगे बैठे चलाने के लिए तैयार थे और एक दोस्त पीछे बैठा हुआ था शरारती मूड में, फ़न के मूड में, क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड में सिर्फ फ़न ही नहीं होता, इबादत के लिए भी ये लोग जाते थे। एक दोस्त ने आवाज़ लगाई पंजाबी में, सिख हैं ये, चलिए, तो आवाज़ आई निकलो। बाइक्स जो पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी तेजी के साथ मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गई। इस उम्र में, स्पेशली जवानी की उम्र में, कम नौजवान ही होते हैं जो मोटरसाइकिल स्लो चलाते हैं। ज़्यादातर मोटर बाइक को इतना तेज़ दौड़ाते बल्कि उड़ाते हैं कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे नौजवान तो रेसें लगाना शुरू कर देते हैं, जो गलत है, ज़िंदगी ख़तरे में होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये दोस्त भी रेसें लगाते हुए रवाना हो गए।
रास्ते में जो पहला इशारा आता है, उस इशारे पे रेड लाइट थी, सो इनको रुकना पड़ा और वहीं पे रुक गए। आपस में गप्पे भी मार रहे थे। उनमें से कोई कोई दोस्त लाल बत्ती की तरफ भी देख लेता कि जैसे ही ग्रीन हो तो फिर उड़न खटोला मोटर बाइक जो इस वक्त ऐसे हाथों में था, जो उड़ने के लिए तैयार था, दौड़ने के लिए तैयार था, चलने के लिए नहीं। वो एक हवाई जहाज, एक उड़न खटोला ही बना हुआ था, जो इतनी तेजी से रात को मस्तियां करते हुए जा रहा था। आज सबका मूड बहुत अच्छा था। शरारतें हो रही थी, पंजाबी में एक दूसरे से छेड़खानी हो रही थी कि इतने में एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल होगी, ब्लू कलर की उसने शर्ट पहनी हुई थी और नीचे जो उसने पैंट या पजामा जो भी पहना हुआ था, ट्राउजर टाइप, वो ब्लैक कलर का था। जिंदगी की आम रूटीन की तरह बहुत सारे लोग गुजर जाते, वो भी गुजरते हुए उनके पास ना सिर्फ रुक गया बल्कि उनको मुखातिब किया, जो आपस में छेड़खानी करने में लगे हुए थे कि किस तरफ आपने जाना है, मुझे लिफ्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। किसी ने पूछना तक भी गवारा नहीं किया कि कहां जाइए, क्योंकि वो सब हंसी मजाक, फन, शरारत के मूड में थे। तो एक आवाज ही बैठ जाओ, और वो भी बगैर कुछ कहे बाइक पे बैठने लगा। जैसे ही उसने अपनी एक टांग ऊपर उठाई बैठने के लिए, लड़के ने शरारत में बाइक आगे चला दी। सबके मुंह से एक बेइंतहा कहका सा निकला, क्योंकि शरारती मूड था। तो दूसरे ने कहा छोड़ दे यार, तू ऐसे बैठ जा, मेरे पीछे आ जा, इधर आगे बैठो मेरे पीछे। उसने गुस्से से उस लड़की की तरफ देखा जिसने बाइक आगे किया था, शरारत की थी। वो चुप करके दूसरे की बाइक पे बैठने लगा। तो उसने भी सेम उसी टाइमिंग में वही शरारत की। जैसे वो बैठने लगा, उसने बाइक आगे कर दी। तो उनमें जो सबसे सीनियर था, बड़ा था, उसने कहा यार क्या कर रहे हो, क्यों शरारत कर रहे हो उसके साथ, छोड़ दो यार भाई, पहले मुझे बताओ जाना कहाँ है, मैं तुम्हें बिठाता हूं। अब उसके साथ 2 दफा शरारत हो चुकी थी, वो गुस्से में था। तो उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए वो जो सबसे सीनियर था, बड़ा था, मैच्योर था, उसने उससे कहा बताओ कहां जाना है, मैं तुम्हें लेके जाता हूं, छोड़ दो इनको। और यकीनन वो अमनदीप सिंह था। उसने जिस रास्ते का कहा, जिस तरफ उसने जाना था, वो अपोजिट साइड पर। तो अमनदीप समझ गया हमने इस तरफ जाना है और उसने इस तरफ जाना है, हम इसको लिफ्ट नहीं दे सकते। तो उसने उससे कहा तुम जिस तरफ जाना चाहते हो वो हमारा रूट नहीं है, अगर हमने उस रूट पे जाना होता तो तुम्हें जरूर लेके जाते, हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते, तुम जा सकते हो। वो जो पहले गुस्से से लाल पीला हो रहा था, वो जो नौजवान एक आम शक्ल सूरत का था, ना बहुत ज्यादा हसीन था ना ही बदसूरत था, नॉर्मल सी शक्ल थी। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा इस वक्त गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से को वो तमाम लड़के जो बाइक्स पे बैठे हुए थे एंजॉय कर रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी एक दफा फिर इसको ऑफर करें, ये बैठे और वो बाइक आगे चलाएं। तो फिर एक तरफ से ऑफर ही बैठ जा यार, तो तेन छाड़ देंगे कि बैठ जाओ, तुम्हें छोड़ देते हैं। और उसने गुस्से वाली निगाह से इस तरह देखा कि वाकई छोड़ दोगे, और वो आगे बढ़ा। अभी उसने कदम आगे ही बढ़ाया था उस बाइक की तरफ कि मैं बैठूं, फिर उसने बाइक आगे कर दी। तीसरी दफा भी जब ये हरकत हुई तो उसने गुस्से से कहा मैं तुम्हें देख लूंगा, जाओ ना लेके जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। लाइंस में वो लिख लेता होता हूं जो वो लाइन मिलती है। हाँ, उसकी लाइन जो उसने बोली वो थी जाओ मिलता हूं तुम्हें। और ये एक ऐसा जुमला था जिसपे सबका कहका निकल गया कि गुस्से में पागल सा हो गया, कैसी बातें कर रहा है बहकी बहकी, जाओ मिलता हूं तुमसे। और इतनी देर में इशारा खुल गया। इशारा खुलते ही वो तमाम जो शरारती मूड में थे, शायद उस दिन कुछ जरा ज्यादा ही शरारत सबको सूझ रही थी कि इशारा खुलते ही मोटर बाइक की स्पीड इतना बढ़ा दी गई जैसे रेस का सा समा हो, मुकाबला हो, दौड़ लग रही हो। वो कहते हैं कि हम जो 4 बाइक्स चला रहे थे और 4 पीछे बैठे हुए थे, 8 लोग इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं, हंसते हुए, शरारत करते हुए, जैसे हमारे बीच में दौड़ सी लगी हो। स्पीड तकरीबन 90 और 100 को क्रॉस कर रही थी। और जितनी स्पीड में हम वहां से निकले हैं, रात का टाइम था, वैसे भी रोड वीरान पड़ी हुई थी, हमें किसी ने क्रॉस नहीं किया, किसी गाड़ी ने, बाइक ने, रक्षे ने, किसी चीज ने क्रॉस नहीं किया। हम अकेले ही थे और जितनी हमारी स्पीड थी हमें कोई क्रॉस कर भी नहीं सकता था। जब 4 बाइक इकट्ठे, आगे पीछे नहीं, इकट्ठे तेज रफ्तारी से आगे बढ़े तो गाड़ी वाला या कोई भी समझदार बंदा उनको रास्ता दे देता है कि इस वक्त ये बेवकूफ हैं, तेज चला रहे हैं, हट जाओ, कहीं लग ही ना जाए। लेकिन वो कहते हैं उस रात कोई भी नहीं था, हम 4 थे, तेजी से बाइक चलाते हुए तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का
फासला तय किया था कि वहां पे एक स्पीड ब्रेकर आता है अंडरपास से पहले, और उस जगह का नाम है, बड़ी मशहूर जगह है, पंजाबी बाग। बेसिकली वो उस साइड पे जंगल सा बना हुआ है, वीराना सा है, अजीबो गरीब दरख्त, झाड़ियां और इस तरह का है कि जंगल का सा समा है। वहां पे एक स्पीड ब्रेकर आता है, वहां पे आपको लाजमी इंतहाई स्लो करनी पड़ती है गाड़ी, और स्पीड ब्रेकर से गुजरने के बाद आप अंडरपास में पहुंचते हैं। वो तेज रफ्तारी से चलाते हुए चारों लड़के, जब दूर से उनको स्पीड ब्रेक नजर आना शुरू हो गया तो सबकी स्पीड खुद ब खुद स्लो होना शुरू हो गई। बाइक आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गई, यहां तक कि स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही स्लो हो चुके थे, ऐसे कि जैसे बिल्कुल रुक से गए हों। अभी इन बाइक्स ने स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरे नहीं थे, उसको अबूर नहीं किया था, कि जो आंखों ने मंजर देखा वो ये था, वो जो बस स्टॉप सा बना हुआ था पंजाबी बाग के पास, बस का स्टेशन जो उस वक्त तो वीरान था रात के इस पहर, लेकिन जो चीज उनकी आंखों ने देखी वो ये था कि उस बस स्टॉप पे खड़ा हुआ एक वाहिद शख्स जो भागता हुआ तेजी से रोड के बिल्कुल सेंटर में आके खड़ा हो गया। और उन चार आंखों ने जिसको देखा, ये वही ब्लू शर्ट पहने जिसके पांव में चप्पल थी और काले कलर की उसने पैंट या ट्राउजर से पहन रखा था और पांव में चप्पल थी, वही शख्स जिसने पीछे इशारे पे लिफ्ट मांगी थी, उनसे पहले ना सिर्फ पहुंच चुका था बल्कि भाग के इस तरह खड़ा उनका इंतजार कर रहा था कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं। वो बस स्टॉप पे खड़ा था और भागता हुआ रोड के दरमियान में इस तरह के आके आराम से खड़ा हो गया, जैसे वो उनको कह रहा था कि मैं तुमसे ना पहले पहुंच चुका हूं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। और ये मंजर सिर्फ एक शख्स ने नहीं, तमाम लड़के जो बाइक्स पे बैठे हुए थे 8, उन सब ने जो सामने देखा, वो सामने खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। और एक जुमला जो उनके कानों ने सुना वो ये था, मैं भी तुम्हारे नाल ही जाना है, कि मैंने भी तुम्हारे साथ ही चलना है। अब इनमें जो सबसे बड़ा और समझदार था अमनदीप सिंह, उसको समझ आ गई जो आंखें देख रही हैं ये कुछ नॉर्मल नहीं है। एक शख्स जो वहां लिफ्ट मांग रहा था और किसी गाड़ी, रक्षा, मोटरसाइकिल, किसी चीज ने हमें क्रॉस नहीं किया, और जितनी हम स्पीड में आए हैं अभी तक हमने कोई चीज नहीं देखी, तो ना सिर्फ ये हमसे इतना जल्दी पहले पहुंचा कैसे, और उसके बाद भाग के दरमियान में भी खड़ा हो गया, तो वो समझ गया और उसने एकदम से आवाज लगाई, रुक जाओ। वो जो बाइक्स पहले ही ब्रेक लगा चुके थे स्पीड ब्रेकर की वजह से, वो वहीं पे थम गए, रुक गए। तो उसने कहा जितनी जल्दी हो सकती है बाइक को यहां से मोड़ो और वापस भागो। यही हुआ, उन्होंने बाइक्स को वहीं से ही फौरी मोड़ा और जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से ही बाइक्स भगाते हुए वापस घरों को चले गए। आज उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि इस रोड से आगे जाएं, अंडरपास को क्रॉस करें और गुरुद्वारे जाएं, क्योंकि जो मंजर आंखें देख चुकी थी वो समझ चुके थे कुछ अनहोना नहीं, ऐसी मखलूक से सामना हो चुका है कि अब यहां रुकना मुनासिब नहीं। जब मेरी उनसे फोन पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मदर भाई मेरे कानों में, मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वो ये थी, अक्सर प्रोग्रामों में, मैं शुरू से आपको देख रहा हूँ रोई टीवी से, तो अक्सर अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ आपको मिल जाए, नजर आ जाए, तो बजाय उस रास्ते से जाने के वापस हो जाओ, बजाय खतरे की तरफ जाओ, जितनी जल्दी हो सके जो भी पढ़ना आता है पढ़ो और वापस हो जाओ। मैंने भी यही किया, फौरन पढ़ा और उन सबको लेके वापसी की तरफ रवाना हो गया। कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके कि उस लम्हे जो उनके अंदर खौफ आया, उसके अलावा कुछ भी ना हुआ। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा गुजर गया खैर वाफियत से। फिर हफ्ता आ गया, आपस में मोबाइलों पर रबते हुए, की प्रोग्राम है, की करना है आज, लो जाना है और की करना है, लो जी यही डन हुआ कि जाना है और क्या करना है, बिल्कुल ठीक है। सारे अपने अपने टाइम पर रात को पहुंच गए घरों के बाहर, बाइक्स पे बैठे। उसी तरह आज फिर एक शरारती सा मूड था, बात वो भूल चुके थे जो वाकया हुआ था, कुछ कुछ याद था लेकिन दिमाग पे, दिल पे खौफ नहीं था, बस ये था, हुआ, नजर आया, कोई बात नहीं, हो जाता होता है। सब उसी तरह बाइक्स पे बैठे, बाइक को स्टार्ट किया गया और रवाना हुए। आज स्पीड तो थी लेकिन उस दिन से थोड़ी सी कम थी, शरारतें आज भी थीं, मूड आज भी शौक था, लेकिन उस दिन से थोड़ा कम था। इशारे पे रुके तो इशारे पे कोई भी बशर, कोई भी इंसान नजर नहीं आया। वो लोग भी उस बात को याद नहीं करना चाहते थे क्योंकि इस हफ्ते के दौरान वो आपस में डिस्कस कर चुके थे और फैसला कर चुके थे, एक बुरा वाकया था जो गुजर चुका, उसको याद करना बेहतर नहीं है, उसको दिमाग से उतार फेंका जाए। नौजवान थे और वो कहते हैं हम राज देखते थे, डरते नहीं थे,
आपने हमें बहादुर बना दिया था, सो हमने दिमाग से झटक दिया, निकाल दिया, इशारे पे कोई भी नहीं आया और हमने फिर बाइक स्टार्ट की, चल पड़े। आज वो मुकाबला नहीं लगा रहे थे, आज वो दरमियानी स्पीड से जा रहे थे। छोटा भाई जो बाइक चला रहा था, जसप्रीत सिंह, कुछ बाइक्स आगे निकल गए और जैसे ही वो अंडरपास के करीब पहुंचे तो वहीं पे जो स्पीड ब्रेकर था वहां पे 1 बाय 1 स्लो करते, ब्रेक लगाते सारे गुजरने लगे। जब बारी आई जसप्रीत सिंह की, वो स्पीड ब्रेकर पे जैसे ही पहुंचा, उसने बाइक स्लो की, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरा तो उसकी आंखों ने इर्द गिर्द सब जगहों पे देखा, उसको कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय इसके कि वो चला रहा था और दोस्त पीछे बैठा था। लेकिन अचानक ही एक हाथ जो बहुत ही भारा सा था, बहुत ही वजनी सा था, उसके गाल पे इतनी जोर से पड़ा कि वो उसके गाल को टच करता हुआ, इस तरीके से टच करता हुआ पीछे बैठे लड़के के शोल्डर पे जाके लगा। और वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका ना सिर्फ दिमाग घूम गया बल्कि उसका दिमाग शाई शाई करने लगा, कान में से आवाज आने लगी और पीछे लड़का अपने शोल्डर को पकड़ के बैठ गया। वो कहते हैं हम दोनों के कंधे उसी लम्हे भारी हो गए, जबकि जसप्रीत सिंह का दिमाग कुछ लम्हों के लिए ऐसे लगा जैसे ब्लैंक हो गया हो, खाली हो गया हो, कुछ भी नहीं था दिमाग में, बंद सा हो गया दिमाग। अब बाइक भी थोड़ा सा जिस तरह वो चला रहा था हल्का सा चल तो पड़ा, लेकिन वो रुक गया। उसको नहीं पता वो कैसे रुक गया, क्या हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। कुछ लम्हे के लिए आउट ऑफ माइंड हो गया था, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था, खाली दिमाग था। जैसे जैसे उसको होश आना, वो वापसी की तरफ आया, वो शाई शाई बंद हुई, जो सिचुएशन कुछ सेकंड जारी रही और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई, तो पीछे बैठे हुए दोस्त ने कहा जल्दी करो निकलो यहां से, मुझे भी थप्पड़ लग चुका है। पीछे वाले को शोल्डर पे लगा था, उसकी इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन जब उसको शोल्डर पे वो थप्पड़ पड़ा तो इर्द गिर्द उसने देख लिया था कौन है मारने वाला, तो कोई भी नहीं था, वो सिर्फ दोनों थे, बाकी बाइक्स आगे जा चुकी थी। अब जसप्रीत सिंह बाइक तो चला रहा था, बाइक चल भी रही थी, लेकिन उसका कहना यह कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं कहां जा रहा हूं, कौन हूं, किस तरह बाइक को चला रहा हूं और किस तरह सफर तय हो रहा है। सिर्फ एक चीज पता थी कि बाइक खुद ब खुद चल रहा था और मैं अजीब व गरीब सी हालत में दिमागी तौर पे गायब आगे बढ़ रहा था। एक जगह पे जाके एक कहते जगह थी जहाँ पे चाय शाय मिलती थी, हम वहाँ पे स्टॉप करते थे अपना पहला और वहाँ पे हम चाय शाय पीते थे, उसके बाद गुरुद्वारे जाते थे। वहाँ पे पहुँचे तो उसने बाकी जो लोग पहले से पहुँच चुके थे, रुके हुए थे, ये सबसे अब आखिर में थे जसप्रीत और उस पीछे बैठा हुआ लड़का, तो उनको जब ये सारा वाकया सुनाया तो बड़ा भाई जो था वो बहादुर भी था और उसी लम्हे उसके दिल में फैसला आया कि अगर आज ये लोग डर गए और मैंने इनको हौसला ना दिया तो शायद फिर कभी भी हम इस रास्ते पे ना आ सके और इबादत भी ना कर सके। तो उसने उनको हौसला दिया और दोस्तों को और भाई को कहने लगा, अमनदीप सिंह, क्या तुम डर गए हो, क्या तुम खुदा को नहीं मानते? और इस तरह उससे मजहब की बातें करने लगा कि वाही गुरु पे यकीन करो, क्यों इस तरह डर रहे हो। काफ़ी उसने इस तरह लेक्चर दिया तो भाई भी और बाकी दोस्त भी हौसले में आ गए, उन्होंने कहा ठीक है चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, नहीं डरते। और यही किया उन्होंने। कहते हैं हम लोग सीधा गुरुद्वारे पहुंच गए और इबादत की और एक लॉकेट भी उन्होंने मुझे तस्वीर की सूरत में भेजा है, वहाँ पे मिलता है। वो कहते हैं जिस तरह आप पहले शुरू में पहनते थे उस तरह उन्होंने गले में पहना और दोस्तों को भी पहनाया, भाई को भी पहनाया कि जब ये तुमने वाहे गुरु का पहन लिया तो उसके बाद तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ, वो लॉकेट पहनने के बाद वो सारे कॉन्फिडेंट हो गए, हौसला आ गया। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, असी फिर भी आवांगे, वेखी जाएगी की होता, कुछ नहीं होता, कि हम फिर भी आएंगे, देखी जाएगी जो भी होता है, हम फिर भी आएंगे। वापसी जो उनका रूट होता था इसी रास्ते से नहीं आते थे, वो रास्ता चेंज करके जाते थे और यही हुआ, उन्होंने रास्ता चेंज किया और चले गए। अब फिर दोस्तों ने आपस में इस बात को डिस्कस तो किया, ये एक थप्पड़ था जो बहुत ही जोर से पड़ा था और मारने वाला नजर नहीं आया था। एक को पड़ता और वहम जरूर कहलाता, दूसरे के शोल्डर तक हाथ मारता हुआ गया था और इतने जोर से मारा था कि जब वो लोग चाय की जगह पे पहुंचे तो हाथ अभी तक छपा हुआ था, इंसानी हाथ जितना हाथ था, लेकिन इतनी जोर से पड़ा था कि जिस वक्त जसप्रीत सिंह को पड़ा तो उस वक्त दिमाग उसका आउट हो गया, ब्लैंक हो गया। एक ऐसा वाकया था, उसको भुलाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर आज भी खौफ मौजूद था। पीछा बैठा हुआ लड़का भी मुसलसल उससे फ़ोन पे रब्ता करता तो उसको कहता घर नहीं बताया, लेकिन दिल में खौफ है। लेकिन फिर वो
बात याद आ जाती अमनदीप सिंह ने जो कही थी कि वाहिगुरु तो वड्डा कुछ भी नहीं, तू की डरन डे है, तेन वाहिगुरु तो यकीन नहीं। वो इस तरह की उसको बातें करता पंजाबी अपनी ज़बान में कि तू की करन डे, कि तुम क्यों किससे डर रहे हो, क्या तुम्हें वाहिगुरु पे यकीन नहीं। इस तरह की जब बातें करता तो फिर उसके अंदर हौसला आता कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैंने नहीं डरना। और फिर फैसला हुआ अगले हफ्ते सेम उसी टाइम पे वहां से रवाना होंगे। क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का इस वक्त ऑप्शन नहीं है, मेरा लैपटॉप ठीक होने के लिए गया है, इसलिए मैं टाइम बार बार देखता हूं कि एक लिमिट से आगे ना जाऊं, एडिट ना करना पड़े मुझे। सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, बाइक स्टार्ट हो गए, एक दूसरे की तरफ देखा सब दोस्तों ने, इशारे पे लिफ्ट मांगने वाला, फिर आगे आगे खड़ा होने वाला कि मैं ते नाल ही जावांगा, तानू वेख लांगा, फिर वो थप्पड़ मारने वाला। और आज फिर उसी रूट पे जाना था, लेकिन आज सबको फिर वो बात भी याद थी कि नहीं डरना, असी गले पा लिया है, गले में डाला हुआ है। बाइक स्टार्ट हुई, रवाना हो गए। आज शरारतें नहीं हो रही थी, खामोशी भी थी दोस्तों के बीच में, डर भी था। और जो उसने बातें की थी कि तुहानू वाहिगुरु ते यकीन नहीं, तो वो भी एक हौसला दे रहा था कि बुज़दिल नहीं बनना, जाना है, जब गले में पहन लिया तो डरना क्या। इशारे पे आज वो ना सिर्फ खामोश थे बल्कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि लेफ्ट राइट फ्रंट कहीं से कोई आ रहा है, उनके सिवा कोई नहीं था। वही दोस्त, वही सवारी, वही जगह, सिर्फ फर्क था तो आज चहचहाट नहीं थी, बातें उतनी नहीं थी, आज फन के मूड में उतने नहीं थे, आज अंदर खौफ भी था और ऊपर जहर जो कर रहे थे कि नहीं हम बहादुर हैं। इशारा क्रॉस करते ही वो आगे बढ़ गए। मशहूर जगह जिसका नाम पंजाबी बाग है, जो जंगल सा बनाया, असल में वो एक बस का स्टेशन था। क्योंकि ये लोग रात के टाइम पे जाते थे तो उस टाइम पे कोई भी बस वहां पे नहीं होती थी, लेकिन बस स्टॉप के लिए जिस तरह जगह बनाई जाती है, एक बैठने के लिए जगह भी होती है और ऊपर शेड सा होता है कि नीचे सवारियां बैठ भी जाती हैं, धूप से बचने के लिए होता है। प्रॉपर एक बस स्टॉप जो बना होता है, वो आज भी बस स्टॉप तो वहां पे मौजूद था, लेकिन बस शायद इसलिए नहीं होती थी कि रात के 2:30-3 बजे 3:30 बजे कौन सी बस वहां पे आके रुके। स्टॉप था, दिन के टाइम में बस वहां से गुजरती होगी, सवारी लेके आगे बढ़ जाती होगी। आज वो आगे पीछे थे, वो खौफ में भी थे। इस तरह पे खुद चारों बाइक जुड़ के इसलिए नहीं चल रहे थे कि कहीं दिल में ये गुमान, ये शक पैदा ना हो कि हम डरे हुए हैं इसलिए आपस में इकट्ठे चल रहे हैं। आज भी आगे पीछे गए, लेकिन आज जो वाकया हुआ वो सिर्फ एक के साथ नहीं, वो दो के साथ हुआ। पहला जिसके साथ वाकया हुआ वो छोटा भाई जसप्रीत सिंह था। उसी जगह उसी स्पीड ब्रेकर को जैसे ही उसने क्रॉस किया तो उसका दिल और दिमाग जिस चीज को याद कर रहा था वो थप्पड़ था जो उसको पिछले हफ्ते पड़ चुका था। लेकिन आज भी वो डर भी रहा था, लेकिन दिल में यह भी था कि मैं फिर भी इसलिए गुजरूंगा, वाहिगुरु का मैंने ये पहन लिया है, खुदा का मैंने पहन लिया है। लेकिन जो भी था, शायद वो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि वो गुस्से में था कि आज जैसे ही उसने स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया तो थप्पड़ की बजाय, जो अपने चेहरे को इस तरह पहले से ऑलरेडी करके बैठा था खौफ की वजह से कहीं थप्पड़ ना पड़ जाए, तो आज उसने थप्पड़ नहीं, आज उसके बाइक को लात मारी गई। स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गया, बाइक चलना शुरू हो गया, तो किसी ने आके इतनी जोर से लात मारी बाइक को कि पूरा बाइक हिल गया। मारने वाले का मकसद यह था कि ये दोनों नीचे गिर जाएं, लेकिन शायद आज वो इतना पहले से अलर्ट बैठे हुए थे, चलाने वाला जसप्रीत सिंह और पीछे बैठा हुआ भी, कि कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह उनको लात मारी गई तो बाइक गिरी नहीं बल्कि लड़खड़ाई बहुत तेजी से, इतनी जोर से लड़खड़ाई कि उसको गिर जाना चाहिए था। लेकिन अलर्ट होने की वजह से जसप्रीत सिंह ने, जो एक अच्छा ड्राइवर था, बाइक को संभाला, गिरने से बचाया और स्पीड बढ़ा दी कि ये एरिया ही जो बस स्टॉप का है खतरनाक है, मैं यहां से निकल जाऊं तो कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा ही हुआ, वहां से वो तेजी से निकला और उसका अगला स्टॉप जहां पे उसने ब्रेक लगाई वो चाय वाली जगह थी जहां पे वो चाय पीते थे, वहां पे जाके रुका। अब पीछे रह गया बड़ा भाई अमनदीप सिंह।
अमनदीप सिंह का कहना यह है कि सर, मुझे जब अभी बता रहे थे, मेरी अभी उनसे बात भी हुई है प्रोग्राम करने से, ये रिकॉर्डिंग करने से पहले, कहते हैं सर मैं जैसे ही उस स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचा तो मेरे अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात थी कि ये क्या है, बहुत सारे सवाल थे, ख्वाहिशात नहीं सवाल थे कि क्या हुआ है, इस जगह पे ही क्यों है। माना कि पीछे जंगल है और ये वीरान सी जगह है, लेकिन एक बस स्टॉप सा है, यहाँ पे ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो उनको समझ आ गई थी, जो जिसने पहले दिन लिफ्ट मांगी थी वो कोई इंसान नहीं जिन था, जो इंसान के रूप में इंसानी कपड़े पहन के आया था उनसे लिफ्ट मांगने के लिए। जब उन्होंने नहीं ली तो इतनी स्पीड में कोई जिन ही पहले पहुंच सकता है, जो पहले खड़ा वेट कर रहा था। 100 की स्पीड से वो गाड़ियां भगा के गए थे, ये कोई जिन ही था जो सामने खड़े होकर, दरमियान में आके खड़ा होकर उनको कहना चाह रहा था आओ फिर मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचा तो आज एक और मंजर उसका इंतजार कर रहा था, उसको दिखाना चाहता था, क्योंकि इन दोस्तों में जो बात मशहूर थी कि ये ही सबसे ज्यादा बहादुर है। अमनदीप सिंह ही लेक्चर दे रहा था, डरना नहीं है, और उनको बहादुर बना रहा था। तो जो भी वहां पे था आज शायद अमनदीप से मिलने के लिए बेचैन था। बाइक जैसे ही वहां पे स्लो हुआ तो अमनदीप ने उसी तरफ मुड़ के देखा जहां पे पहले दिन कोई खड़ा था जो भाग के आया था, उस स्टॉप की तरफ देखा तो आज भी उस स्टॉप पे कोई मौजूद था। आज वो इंसान के रूप में नहीं, अपने असली रूप में मौजूद था। वो रूप धार के आता रहा था, आज वो अपने उस रूप में था जो उसका असली रूप था, जिन का रूप। अमनदीप का कहना है कि सर जिस चीज को मैंने देखा, स्टॉप से बिल्कुल पीछे झाड़ियां थी, वो झाड़ियों से बिल्कुल हट के बहुत आगे खड़ा था। उसका कद तकरीबन एक इंसान जितनी हाइट जितना था, जो हमें पहला नौजवान मिला था बिल्कुल सेम उतनी हाइट थी, 5.5 से 6 के दरमियान। उसके लेफ्ट हाथ के अंदर एक बड़ा सा डंडा नुमा था जो उसने पकड़ा हुआ था, और राइट हाथ उसका बिल्कुल खाली था। सर भी मौजूद था, सर का नीचे वाला हिस्सा भी मौजूद था, लेकिन जहां से टांगें स्टार्ट होती हैं वो हिस्सा नहीं था, वो हवा के अंदर खड़ा हुआ था। ऊपर वाला धड़ तो था उसका, नीचे वाला धड़ नहीं था, और वो एक ब्लैक, डार्क ब्लैक साया सा था, शैडो सा था। और वो शैडो अपनी जगह पे साकत, यानी कि स्टिल एक जगह पे रुका हुआ नहीं था। वो कह रहा है वो हल्का हल्का ऐसे लहरा रहा था, जैसे झंडा लहराता है, ऐसे हल्का हल्का हिल रहा था। वो जो ब्लैक साया था वो इस तरह का था कि उसके चेहरे को मैं बिल्कुल क्लियर देख सकता था। वहां पे रोशनी क्योंकि थी, एक बस स्टॉप टाइप बना हुआ था, तो उसका जो चेहरा था बिल्कुल गोल, उसी तरह इंसान की तरह तो था, काला स्याह। लेकिन जो चीज हैरान कौन थी वो उसकी आंखें थी, जो बिल्कुल येलो एंड रेड थी। एक निगाह में उसके चेहरे को देखते ही पहली निगाह जिस चीज पे मेरी पड़ी थी वो उसकी येलो आंखें थी। अभी मैं आंखों को गौर से देखने ही लगा था कि वो आंखें बिल्कुल मेरी आंखों के सामने चेंज होकर लाल हो गई, रेड हो गई। वो बहुत बड़ी बड़ी थी, मुझसे थोड़ा सा दूर तो था, लेकिन उसके बावजूद वो येलो और लाल आंखें मैं क्लियर देख सकता था। उस चेहरे को देखने के बाद जो बिल्कुल काला स्याह था, बाकी उसका ऊपर वाला बॉडी को भी मैंने क्लियर देखा, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। मुझे आर पार नजर आ रहा था, जो मुझे क्लियर समझ आ गई, नीचे वाला उसका धड़ नहीं है, ऊपर वाला धड़ है। वो जो जिन सामने खड़ा था दोनों बाजू पे था, दोनों बाजू उसके साथ थे, एक खाली था और एक बाजू में उसने डंडा सा पकड़ा हुआ था। वो जो डंडा था जमीन को टच हो रहा था, लेकिन नीचे उसकी टांगें नहीं थी, खला सा था, खाली जगह सी थी जिसके पीछे झाड़ियां नजर आ रही थी। और वो गुस्से से इस तरह मुझे देख रहा था जैसे वो अभी मुझ पे हमला कर देगा। ये तकरीबन कुछ सेकंड मैंने उसको वहीं पे देखा, क्यों मैं कहते मेरी जैसे उस पर निगाह पड़ी, मैं वहीं पे रुक सा गया, डर सा गया, चलाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही। तो जो चीज़ बार बार चेंज हो रही थी वो उसकी आंखें थी, जो लाल और पीली हो रही थी, येलो हो रही थी। मुसलसल उनकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती और आग की तरह पीली हो जाती, और वो मुझे देख रहा था। बस ये कुछ सेकंड्स थे जिसमें मैंने सिर्फ उसको देखा, मेरी आंखों ने उसको रजिस्टर किया कि एक मखलूक इस तरह खड़ी है, और उसके बाद मुझे एक झुरझुरी सी आई, मेरी हार्ट बीट बहुत शदीद तेज हो गई, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मैं समझ गया कि आज
वो जो पहले दिन इंसान के रूप में आया था, आज अपने असली यानी कि जिन के रूप में सामने आ चुका है। मुझे जो पढ़ना आता था फौरी तौर पे, अमन का कहना है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और सिर्फ ज़बान तक नहीं पढ़ा बल्कि ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि ऊंचे पढ़ने का मकसद यह था कि मैं अपने आप को हौसला दे रहा था। कहता है जैसे मैं पढ़ता गया, दिल की धड़कन तेज थी, मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक हौसला आ रहा था कि मैं यहां से निकलूं और भागूं। मुझे अब यहां पे मजीद रुकना नहीं चाहिए। अब मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, वो जो आधा धड़ था और नीचे वाला जिसका धड़ नहीं था, और इस एक हाथ में जिसके डंडा था, अब वो डंडा भी गायब हो गया था, और वो ऊपर वाला जिसका हिस्सा था अब आहिस्ता आहिस्ता हवा के ऊपर उड़ता हुआ मेरे करीब, वहां से बहुत ही स्लो, तेजी से नहीं, जिस तरह इंसानी कदम उठाता और इतनी स्पीड होती है उससे भी इंतहाई स्लो, वो लहराता हुआ जो ऊपर वाला हिस्सा था वो जिन का, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा, तो क्योंकि मैंने ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया था, हौसला मेरे अंदर आ गया था। हो सकता है वो तेजी से भी मेरी तरफ आता, लेकिन क्योंकि मैं ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा था तो उसकी चलने की स्पीड इंतहाई स्लो थी, ऐसे जैसे वो आना भी मेरी तरफ चाह रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था, बहुत स्लो था। बाइक स्टार्ट थी और मैं कांप रहा था, लहरा रहा था, डर रहा था। बस मेरी एक हिम्मत जो आई, मैंने फौरी तौर पे बाइक को गियर में डाला और आगे बढ़ा दिया। फिर मैं रुका नहीं। अब मेरी मंजिल जो थी वो चाय वाला खोखा, वो चाय वाली जगह थी जहां मैं पहुंचना था। अब यहां रुकना नहीं था। ना मैंने मुड़ के देखा, ना मेरे पीछे बैठे हुए लड़के ने मुड़ के देखा। ये मंजर सिर्फ मेरी आंखों ने देखा था। जो पीछे वाला था उसने कुछ भी इसलिए नहीं देखा था। जब हम वहां पहुंचे और बात हुई तो उसका कहना यह था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि वो अंडरपास, वो बाग, इर्द गिर्द जो कुछ भी था, मुझे आज ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं, सब वीराना ही वीराना है। मेरी आंखों ने बाग, वो जो जंगल सा था वो भी नहीं देखा, अंडरपास भी नहीं देखा, स्पीड ब्रेकर भी नहीं देखा। मुझे सिर्फ इतना पता था मैं हूं, एक बाइक के पीछे बैठा हूं, इसके अलावा मुझे कोई होश नहीं। यकीनन उस ताकत ने, वो जो सामने खड़ी थी अपने असली रूप में, उसने उसके दिमाग को इस तरह माउफ किया था कि उसका दिमाग खाली हो चुका था। वो जितनी देर उसको बैठ के अमन देखता रहा, पीछे बैठा हुआ दिमागी तौर पर खाली हो चुका था, ब्लैंक माइंड के साथ। उसको कुछ नजर नहीं आया। जब वहां पहुंचे, जो बाकी पहले से इंतजार कर रहे थे वो समझ गए थे पीछे कुछ हुआ है जिसकी वजह से अभी तक भाई नहीं पहुंचा। जैसे कैसे वो पहुंचा तो उन लोगों ने फौरी तौर पे उसकी चेहरे को ही देख के पहचान लिया कि आज फिर कुछ हो गया है, और उसने वहीं सबको वो वाकया सुनाया जो उसके साथ हुआ था। तो उनने पूछा पीछे वाले से, तुमने क्या देखा? तो उसने वही बताया जो अभी मैंने आपको बताया है कि मैं दिमागी तौर पे गायब हो गया था। मुझे जो कुछ नजर आ रहा था वो कुछ भी नहीं था, सब स्याह ही स्याह था, अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। वो बिल्डिंग, वो अंडरपास, वो कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। आज एक ऐसा मंजर अमनदीप ने देखा था तो उसने कहा, आज हम गुरुद्वारे भी जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं, क्योंकि हमने गले के अंदर पहना हुआ है। यही हुआ, गुरुद्वारे गई, इबादत की, और अमनदीप सिंह फैसला कर चुका था, सुबह मैं इस बस स्टॉप की तरफ ना सिर्फ जाऊंगा बल्कि इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करूंगा, आखिर माजरा क्या है। घरों को पहुंचे और वो कहता है 10 बजे के करीब मैं अपने घर से निकला बाइक पे, पता करने के लिए आखिर ये माजरा है क्या। 15-20 मिनट बाद जो भी टाइम था, वो कहता है मैं उस बस स्टॉप पे पहुंचा तो मेरे लिए हैरान कुन जो मंजर था, जो मुझे झटका देने के लिए था, वो ये था, जो हम एक प्रॉपर बस स्टॉप रात के अंधेरे में देखते थे कि जो एक हल्की हल्की रोशनी होती थी और जो हमें अंधेरे में नजर आता था, असल में वहां पे कोई बस स्टॉप था ही नहीं। वो जो मंजर रोज रात को गुजरते हुए हम देख रहे थे, वो मंजर वहां पे था ही नहीं। था तो वहां पे वो बाग, वो उजड़ा हुआ जंगल, बाग नहीं, वो उजड़ा हुआ जंगल, दरख्त, झाड़ियां, वो सब कुछ पीछे जो था वो वहां पे मौजूद था, लेकिन उसके आगे वो शेड और इस तरह की जो चीजें बनी हुई थी, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मेरे लिए बहुत ना सिर्फ हैरानी की बात थी, बल्कि मुझे इतना अंदाजा हो चुका था, अगर वो मुझे अपना आप दिखा सकता है, अपने असली रूप में आके दिखा सकता है, तो वो भी जो कुछ दिखा रहे थे ये वही थे। फिर भी उसने 3-4 लोगों से जो सवाल किया वो ये था कि ये बस स्टॉप वीरान क्यों है, ये जगह वीरान क्यों है। वो वहीं के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा कौन सा बस स्टॉप। तो वो समझ गया कि उसकी आंखें धोखा नहीं खा रही, कोई बस स्टॉप नहीं है। तो उसने कहा ओके, कोई बस स्टॉप नहीं, ये बताइए ये जगह वीरान क्यों है, यहाँ पे
इस तरह वीराना सा क्यों है, अजीब सी क्यों है? तो उन्होंने कहा ये जगह बहुत भारी है, यहाँ पे अजीब व गरीब से वाक़यात हो चुके हैं। उनमें से एक जगह भी उन्होंने मुझे बताई, शकूर बस्ती है, शकूरपुर बस्ती है, उस वो जो जंगल सा बना है उसके सब्ज़ बाग जगह का नाम पंजाबी बाग है मेरे ख्याल में, उसका नाम है पंजाबी बाग। वो जो एक जंगल सा बना हुआ है वहाँ पे, उसके पीछे एक शकूर बस्ती है। वहाँ के कुछ लोगों से जो उसकी मुलाकात हुई, उससे उसने पूछा तो उन्होंने कहा ये जगह तमाम लोग नहीं जानते, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं इस जगह के इर्द गिर्द के, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये जगह काफ़ी भारी है और बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे वाक़यात हो चुके हैं। अमनदीप सिंह समझ गए इस बात को कि जो हमारे साथ बस स्टॉप का मंजर था वो उसी मखलूक ने क्रिएट किया हुआ था, और जिसने पहले दिन हमसे लिफ्ट मांगी थी, थप्पड़ मारा, सामने आके खड़ा हुआ और मुझे नज़र आया कि वही मखलूक ही है जो यहाँ पे बसेरा रखती है। उसके बाद ना सिर्फ वो घर वापस आया बल्कि तमाम दोस्तों भाइयों को बुला के उसने कहा कि आज के बाद भी हम अपने उसी तरह सिलसिले को जारी तो रखेंगे, लेकिन इस तरफ से आज के बाद हम नहीं गुजरेंगे। क्योंकि उसने जब उनको बताया कि वो जो बस स्टॉप रात को नज़र आता है असल में वो वहाँ पे है ही नहीं, और वो दोस्त सब मिलके गए दिन की रोशनी में उसको देखने के लिए, तो पता लगा जो रात को उनको नज़र आता था वाकई वहाँ पे ऐसा कुछ बस स्टॉप नहीं था। तो उसके बाद से आज भी वो दोस्त सारे मिलके गुरुद्वारे इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन इस रास्ते से अब दोबारा नहीं गुजरते। कुछ वाक़यात जो मैं वो कहानी आपको सुनाता हूँ पुरानी होती हैं, लेकिन ये जो है ये अभी भी पंजाबी बाग जो एक जंगल सा है अंडरपास के पास इंडिया दिल्ली में, और जिसके किरदार भी सब के सब नाम जो मैंने बताए हैं रियल हैं, जगह भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल जगह है। पंजाबी बाग के पीछे जो शकूरपुर बस्ती है उसके लोग इस जगह से वाकिफ़ हैं कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा भारी है। अब बहुत सारी जो जगह भारी होती हैं इसका मतलब ये नहीं होता पूरा शहर के साथ वाक़यात हो चुके होते हैं। जब भी कोई इस तरह की जगह भारी होती है तो चंद लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह का वाक़या हो चुका होता है, तो उनको पता होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने जो स्टोरीज़ भेजी, जब मैंने वो सुनाई तो कुछ लोगों ने कहा जी हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन सब लोग नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे मुल्क में नहीं या सारे सिटी को पता होता है ये जगह भारी है, लेकिन वो जगह वो कहते हैं आज भी भारी है। मैंने उनसे आज टेलीफोन पे बात भी की है। जब मैं स्टोरी को सुनता हूँ जो मुझे रियल लगती है, फिर उसके बाद उन किरदार से जिनके साथ ये वाक़या हुआ होता है मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, पता लग जाता होता है कहानी घड़ी गई है या कहानी सच है। जब वो मुझे कहानी सुना रहे थे तो उस वक्त भी उनके अंदर खौफ था उनकी, मैं उस कैफियत को, उस कंडीशन को समझ सकता हूँ। एक सच्ची कहानी है, उनके साथ सचमुच में ये वाक़या हुआ। जब उन्होंने वॉइस मैसेज मुझे भेजा था उस वक्त भी समझ गया था कि वो डर रहे थे, खौफज़दा थे दोनों भाई मुझे कहानी बताते हुए। और जब मेरी आज ही फ़ोन पर बात हुई तो मैं समझ गया कि ये एक सच्ची कहानी है जो उनके साथ हुई है। सो ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। आप लोग भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो mmtvraz@gmail.com मेरा मेलिंग एड्रेस है, उस पर मुझे भेजिए। और अगर मुझे मोबाइल पे भेजना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर वाले जो हैं पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +92, और जो पाकिस्तान इंडिया से हैं पाकिस्तान से हैं वो कोड नहीं मिलाएंगे, बाहर वाले +92 कोड मिलाएंगे। और आगे मेरा नंबर है 0313665500। मैं रिपीट कर देता हूँ +923136655500। इस नंबर पे मुझे कहानी लिख के भेजें, आपकी मर्जी है, या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, आपकी मर्जी है। लेकिन एक आखिरी रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप जब मुझे अपना वॉइस मैसेज भेजते हैं तो उसको आपने डिलीट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो स्टोरी मैं महीने बाद सुनाऊं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज आ गई हैं मेरे पास। हो सकता है मैं 2 महीने 3 महीने बाद सुनाऊं, तो उसको डिलीट आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि वो मोबाइल पे मेरे पास मौजूद रहती है। जब आपका नंबर आता है तो उस कहानी को सुन के मैं आपकी कहानी को सुनाता हूँ, पहले आपसे रब्ता करता हूँ, डिटेल जो होती है आपसे पूछता हूँ, उसके बाद कहानी को सुना देता होता हूँ। सो ये थी आज की कहानी। राज के लिए मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ। राज का रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा उसी तरह जब आप पहले पूरी बैकअप टीम और मेरे कैमरामैन के साथ राज देखते थे, राज को देखते रहेंगे। और ऑफ कैमरा स्टोरी जब तक मैं नहीं राज कर पा रहा, जो अपनी मैं तैयारियां कर रहा हूं, तब तक ये ऑफ कैमरा स्टोरी आपके लिए मैं करता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी ढेर सारी दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।